प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। पूर्वी भारत को बताया देश के विकास का ग्रोथ इंजन। उद्यमियों से पूंजी निवेश का आग्रह। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी का बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण पर बल। कर्मियों की उत्कृष्टता और नवाचार को सराहा। 4 साला कोलियरी का आज लेंगे जायजा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाने का लगाया आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ पर दिए बयान की आलोचना। और सरायकेला के गम्हरिया में टायो रोल्स मिल के आवासीय परिसर में पहले से ही जर्जर घोषित 2 फ्लैट हुए जमींदोज। मची अफरा तफरी, कोई नुकसान नहीं। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पूर्वोदय विजन के लिए इस प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे निवेश और रोजगार को नया आयाम मिलने की संभावना है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बताया। साथ ही उद्यमियों से पूंजी निवेश का आग्रह किया। देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का वार्षिक आम बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट में कृषि प्रक्षेत्र के लिए काफी कुछ हो सकता है। पिछले 1 दशक में विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बात देश के अन्नदाताओं की करें तो किसान कल्याण हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के हर बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया गया है। बजट 2025 में भी कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देती हुई कई पहल नजर आ सकती हैं। उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र के बजट में करीब 15% का हो सकता है इजाफा। बजट में वृद्धि से ग्रामीण आय को मिलेगा समर्थन। उच्च उपज वाली बीज किस्मों का होगा विकास। भंडारण और आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में होगा सुधार। दालों, तिलहनों, सब्जियों और डेयरी के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर। 2030 तक कृषि निर्यात को बढ़ाकर $80 बिलियन करना। इसके साथ ही बजट में सब्सिडी वाले कृषि ऋणों की सीमा बढ़ाई जाएगी और फसल बीमा कवरेज का विस्तार किया जा सकता है। बजट 2024 और 25 में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1,51,851 करोड़ का व्यय तय किया था। साथ ही अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे से इन क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इधर हेमंत सोरेन सरकार के बजट को लेकर लगातार बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व संगोष्ठी अबुआ बजट का समापन होगा, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल होंगे। इसे लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इससे पहले प्रोजेक्ट भवन में सभी स्टेक होल्डर के साथ वित्त मंत्री कई दौर की बैठकें भी कर चुके हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कल बोकारो स्टील प्लांट का भ्रमण किया। इस क्रम में उन्होंने एयर सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया और संयंत्र के लगभग सभी मुख्य इकाइयों का बारीकी से निरीक्षण किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने ब्लास्ट फर्नेस और स्टील पिघलने की प्रक्रिया भी देखी, साथ ही प्लांट की अन्य गतिविधियों की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण पर विशेष रूप से चर्चा की। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत तथा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के दृष्टिकोण से काम करने पर संयंत्र की सराहना की। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में वे आज धनबाद स्थित सेल की कोलियरी चास नाला का जायजा लेंगे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। श्री सेठ ने कहा कि महाकुंभ से दुनिया के करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी है। दुनिया भर के लोग यहां स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता बौखलाकर हिंदुओं को कोस रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब देश के साथ साथ सनातन के लिए भी नासूर बन चुकी है। रांची में पुलिस ने एक कोयला व्यापारी की हत्या मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने बताया कि पिछले 22 जनवरी को हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने गहनता से छानबीन कर महज 72 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांजा का सेवन करते थे। इसी बीच दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ था और गांजा पीते समय विवाद पूरा पी जाने के कारण हुआ और पुरानी जो दुश्मनी थी, एक मनसा थी, तो उसी को लेकर आक्रोश में ये कार्य किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में पिछले 2 दिनों में मौनी अमावस्या से पहले 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम तट पर डुबकी लगाई है। कल मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 10 करोड़ और पूरे महाकुंभ में कुल 45 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। महाकुंभ में जहां एक और करोड़ों लोगों की भीड़ संगम स्नान के लिए पहुंच रही है, तो वहीं प्रयागराज शहर का आम जनजीवन प्रतिदिन की तरह सुचारू रूप से चल रहा है। स्नानार्थियों का किसी भी प्रकार से कोई दबाव शहरी जीवन पर नहीं पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने सिर्फ प्रमुख स्नान पर्वों के दिन कुछ बंदिशें लगाई हैं, जबकि बाकी दिन स्कूल, ऑफिस, कारोबार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। इससे शहरवासियों में भी खुशी की लहर है। देश दुनिया से श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज महाकुंभ में लगातार पहुंच रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां रात में भी अनवरत भक्तों का रेला पहुंच रहा है। नमस्कार, प्रयागराज की धरती में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं अरैल घाट पर और इस वक्त रात के करीब 1 बजने को है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। तो जिस तरह से करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप देखिए 24 घंटे स्नान चल रहा है। मेरे पीछे आप ये घाट देख रहे हैं। अभी भी लोग कई किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ पर आए हैं और उनको पता है कि जैसे ही दिन होगा भीड़ बढ़ेगी, इसलिए वो रात में स्नान करना चाहते हैं। देखिए कैसे रात बिता रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। रात में स्नान करने के बाद लोग यहीं पर जो अस्थायी व्यवस्थाएं हैं उसी में अपनी रात बिताएंगे। इस तरफ भी देखिए, ये जो पूरे घाट है वो पूरा पटा पड़ा है ऐसे लोगों से जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। श्रद्धा और विश्वास की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर दुकानें अभी भी चल रही हैं। चाय आपको 24 घंटे मिल रही है। यहाँ पर सड़कों के मरम्मत का जो चकड़ प्लेट्स है, मरम्मत का काम रात में भी चल रहा है। रात में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है। रात में अगर आप आएंगे
तो 1 बजे के बाद आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल पाएगी। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आने दिया जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वाहन बिल्कुल भी बंद कर दिए गए हैं 30 दिसंबर तक। तो ये हमने रात में करीब 1 बजे की कुछ तस्वीरें दिखाई, और मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर नैनी स्टेशन पर, प्रयागराज स्टेशन से, एयरपोर्ट से लोगों के लगातार आने का सिलसिला संगम क्षेत्र में जारी है। लेकिन व्यवस्थाएं जबरदस्त हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो मौनी अमावस्या है और वसंत पंचमी है, उसमें फिर से एक बार रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। 2019 के अर्ध कुंभ में मुझे याद है कि 5.5 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन भीगते हुए बारिश में प्रतीक्षा की थी उस सुबह की, जिसमें उन्होंने पवित्र स्नान किया था। ईश्वर से प्रार्थना की इस बार बारिश न हो, लोगों को खुले में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन इस बार जो माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ का आंकड़ा छू सकता है। तो एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर हम जा रहे हैं। गतिविधियां लगातार जारी हैं। आप भी अगर पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं तो जरूर आइए संगम, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग पहले से कर लीजिए। कोशिश करिए अगर आप वसंत पंचमी के बाद आते हैं तो थोड़ी सी आपको सहूलियत होगी। अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, आराम से पार्किंग करके स्नान, ध्यान और सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज नाम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई और व्यवस्था को बेहतरीन बताया। महाकुंभ में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री सबसे पहले संगम गए और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र डुबकी लगाई और फिर उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता अत्यंत ऊर्जावान बताई। उन्होंने बताया कि कैसे सभी लोगों ने व्यवस्था की तारीफ की है। प्रयागराज तो बहुत बार आया हूं, लेकिन महाकुंभ के अवसर पर आने का जो मौका मिला है, मैं तो धन्य हो गया हूं और स्नान किया। मैं तो पाप काम करता नहीं हूं, लेकिन दूसरों का पाप को भी हमने साफ किया है, मैं ऐसे सोचता हूं। क्योंकि पाप साफ करना, पुण्य का काम करना, ये जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है। और करोड़ों लोगों का यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ है, और यहाँ इस संगम में आकर के इस पवित्र पानी में डुबकी लगाना, ये हमारा जीवन काल में एक विशेष अवसर और पल है। और जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ आना, और सबने देखा है कितना मुस्कुराहट थे। सब लोग कह रहे हैं कि इंतजाम बहुत अच्छा किया है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 31 जनवरी और 1 फरवरी को राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के अध्यक्ष नरेश पाहन ने बताया कि 2 दिवसीय इस महोत्सव में राज्य के सभी जिलों से आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होंगे। इस महोत्सव में आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर गुमला में लगातार पहल हो रही है। खागरा प्रखंड के सेहल और कुगांव पंचायत अंतर्गत बांसी टोली और चट्टी गांव का कायाकल्प होता दिख रहा है। ये दोनों गांव जलवायु स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जहां उन्नत कृषि और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की आजीविका के साधनों को समझने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये गांव राज्य में आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। सरायकेला खरसावां स्थित गम्हरिया में टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो रोल्स मिल के आवासीय परिसर में कल 2 फ्लैट जमींदोज हो गए। राहत की बात यह रही कि संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए पहले ही फ्लैट खाली करा लिए गए थे, जिससे इंसानी जान माल की क्षति नहीं हुई। इस घटना के बाद टायो आवासीय परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही टाटा स्टील के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहाँ कंपनी के स्तर से सभी फ्लैट जर्जर घोषित किए जा चुके हैं। टायो कंपनी बंद होने के बाद इस परिसर में वैसे कर्मी रह रहे हैं जिन्होंने अपना सेटलमेंट कंपनी से नहीं लिया है। बत्तीस क्वार्टर इस टाइप का पूरा एकदम मट्टी मिलित हो गया है। इसमें कोई किसी के जान माल का कोई घटना तो हुआ नहीं, लेकिन सारा सामान सबका क्षतिग्रस्त हुआ है। रात अचानक से एक क्वार्टर गिरा। काफ़ी दिनों से यहाँ का मेंटेनेंस, करीब 2013 से यहाँ का मेंटेनेंस बंद है
और इस ये में जो घर है वो और जर्जर हालत में हो गई थी और जिसकी वजह से मेंटेनेंस का ये पर मतलब कुछ भी नहीं होकर के दिन पे दिन घर की स्थिति डावाडोल हो रही थी। खूंटी के नगर भवन सभागार में जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। खूंटी में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की बड़ी पहल के तहत स्थानीय नगर भवन सभागार में जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला का आयोजन हुआ। इस मेले में विभिन्न कंपनियों ने स्टॉल के माध्यम से युवाओं से आवेदन पत्र लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा जॉब लेटर भी दिया गया। तालियों के साथ हम इस दीप प्रज्वलन समारोह का आनंद लें, बल बढ़ाएं। ये डीडीयू जी वाले हैं, हम इन्हें प्रोत्साहित करें और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका मनोबल बढ़ाएं। JSLPS और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेला में विधायक राम सूर्य मुंडा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री मुंडा ने मेला आयोजन की सराहना की। आप सबको इस रोजगार मेला में रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। आप सब मन लगन के साथ ज्वाइन करिए और विभिन्न क्षेत्र में आप सबको भेजा जाएगा। मन लगा के अपना काम करना है, आगे बढ़ना है। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता अनुसार मेले में रोजगार के अवसर दिए गए। प्रोग्राम है हम लोग JSLPS में करीब 2012 से चला रहे हैं और ये भारत सरकार और झारखंड सरकार की एक संयुक्त पहल है, जिसके तहत हम लोग जितने भी जो बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, जो किसी न किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनको हम लोग प्रशिक्षण देके रोजगार से जोड़ते हैं। खूंटी जैसे इलाकों में रोजगार सृजन मेला का आयोजन बेहतरीन पहल रहा, जिससे अभ्यर्थी भी काफी खुश दिखे। ट्रेनिंग करने के बाद अभी मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करती हूँ। वेयर हाउस में ट्रेनिंग कर रही थी 4 महीने का। मैं हैदराबाद में जॉब करती हूँ। देश में लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे अपने सपनों को साकार कर विकसित राष्ट्र के निर्माण में सबों के हमसफर बन सके। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है। उनकी जयंती पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें नमन किया। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर बहुमुखी व्यक्तित्व लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले के ढुडी के गांव में हुआ था। लाला जी एक राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार, वक्ता और एक सफल सांसद रहे। लाला लाजपत राय ने प्रारंभिक शिक्षा पहले अपने गांव और फिर लुधियाना तथा अंबाला से प्राप्त की। अपने शुरुआती दिनों से ही वे पढ़ने लिखने के शौकीन थे। 1880 में उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया और साथ ही लॉ कॉलेज में भी दाखिल हो गए। उन्होंने 1883 में मुख्तियारशिप के लिए लाइसेंस लिया और पंजाब के लुधियाना जिले के जगरांव तहसील में राजस्व न्यायालय में कानूनी अभ्यास शुरू कर दिया। बहुत ही कम समय में उन्होंने एक वकील के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली। लाला लाजपत राय एक ऊर्जावान सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत उदार, परोपकारी और लोगों के हितों के समर्थक थे। 1896, 1899, 1900, 1907 और 1908 के अकाल तथा 1905 में कांगड़ा में आए भूकंप के दौरान देशवासियों के इस अथक सेवक ने लोगों को प्रकृति के उतार चढ़ाव से राहत दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए भी काम किया। जब महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ के बैनर तले इस क्षेत्र में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने इस संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस महान शिक्षाविद ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इन्होंने इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक अभियान चलाया और बड़ी वाक्पटुता, तथ्यों और आंकड़ों के साथ भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का समर्थन किया। उनके कथनों ने अंग्रेजों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। बाद में वे अमेरिका चले गए, जहां इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों का कामकाज देखा।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान अविस्मरणीय है। जैसे ही स्वदेशी के लिए आंदोलन ने जोर पकड़ा, लाला लाजपत राय ने इसमें अपनी आत्मा को झोंक दिया। इन्होंने स्वदेशी का संदेश दिया और इसे पंजाब के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। जब लाला लाजपत राय भारत से दूर थे तो ब्रिटिश सरकार ने उनके भारत लौटने पर रोक लगा दी। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में जुलूस का नेतृत्व किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जुलूस का नेतृत्व करते समय उनकी छाती पर लाठियों से प्रहार हुए, जिसके चलते अंततः 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी ने इस घटना के बारे में जो कहा था वो भविष्य सूचक बन गया। उन्होंने कहा, मुझ पर किया गया हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में एक कील है। मुझे नहीं पता कि मैं रहूंगा या नहीं, लेकिन आपको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे बाद मेरी आत्मा आपको आजादी के लिए और अधिक बलिदान देने के लिए प्रेरित करती रहेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए कहा कि उनका त्याग और बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ अब आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। और आइए अब देखते हैं जिलों से जुड़ी कुछ खास खबरें। पेयजल स्वच्छता व मद्य उत्पाद निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रामगढ़ के मरुबंदा स्थित अपने आवास में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वे जन समस्याओं से अवगत हुए और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समाधान की दिशा में पहल करने के निर्देश दिए। आजसू पार्टी द्वारा धनबाद में सभा का आयोजन हुआ, जिसे पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने संबोधित किया। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। गढ़वा उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस की बैठक की। इस दौरान झार सेवा परियोजना, भारत नेट, झारनेट और पंचायत में स्थापित प्रज्ञा केंद्रों की समीक्षा कर उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। साहिबगंज उपायुक्त ने कृषि उद्यान और सहकारिता विभाग में बैठक की। एग्री स्मार्ट विलेज योजना का मॉडल बनाने पर इस बैठक में बल दिया गया। उन्होंने तकनीक को बढ़ावा देने, धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने समेत अन्य विषयों पर आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए। उपायुक्त ने किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक और योजनाओं को समय पर लागू करने के निर्देश दिए। साहिबगंज में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा जन जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। पलामू अधीक्षक अमित कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा और अन्य अधिकारियों ने इस दौड़ को रवाना किया। युवाओं ने इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी ली। कोडरमा में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ। इस दौड़ में खास और आम सभी शामिल हुए और सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने का संदेश दिया, साथ ही शपथ भी ली। और चलिए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। राज्य में सर्दी का सितम फिर से बढ़ गया है। ज्यादातर जिलों में सर्द हवाओं से पारा नीचे की ओर गोते लगा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान चतरा में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। गोड्डा को छोड़कर अधिकांश जिलों में 10 डिग्री या इससे नीचे तापमान चल रहा है। बोकारो जैसे जिलों में तो यह सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान ठंड से राहत की उम्मीद कम है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की।
भारत और ओमान के वाणिज्य मंत्रियों ने मस्कट में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की प्रगति की समीक्षा की और समझौते के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सुविधाजनक आवाजाही के लिए नई उड़ानें शुरू की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक जनवरी में प्रयागराज के लिए 81 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई थी। भक्तों की सुविधा के लिए श्रीनगर और विशाखापट्टनम सहित 26 शहरों तक सीधी और कनेक्टिंग उड़ानों के साथ प्रयागराज को जोड़ा गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में विभिन्न रबी फसलों की बुवाई का कुल कृषि क्षेत्रफल लगभग 656 लाख हेक्टेयर को पार कर गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 644 लाख हेक्टेयर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। हरित खेल की थीम और संकल्प से शिखर टैगलाइन पर आयोजित इस राष्ट्रीय खेल में देश भर के लगभग 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेलों के महाकुंभ में 35 खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के तौर पर अवतरित है और इसके इस रूप को विस्तार दिया है 38वें राष्ट्रीय खेलों ने, जहां 35 खेल स्पर्धा में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का आगाज शंखनाद के जरिए होगा, जहां राज्य के विभिन्न शहरों के स्कूल और कॉलेज के बच्चे शंख बजाकर लाइव प्रस्तुति देंगे। इस 38वें खेल महोत्सव का एक भव्य शुभारंभ करने वाला है, जिसमें 2400 लोग एक साथ शंख की ध्वनियों से इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें एक वाइब्रेशंस निकलेंगी जो एक इस वातावरण को पवित्र माहौल बनाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे उत्तराखंड में इन खेलों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। देहरादून मुख्य आयोजन स्थल होगा। 14 फरवरी तक चलने वाले खेलों के अन्य आयोजन स्थल हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टिहरी है। कलारीपयट्टू, योगासन, मल्लखंब और राफ्टिंग प्रदर्शनी खेल होंगे। We are really excited and I'm so honored to carry the flag of Kerala, and I'm definitely so proud to be the flag bearer of Kerala. And about the national games, we are really excited. It's a beautiful opportunity to play for our state team, no? So we are super excited. यहाँ पे काफी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हैं और बहुत ही उनके सामने खेलने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला हमको खेलने का, तो हम बहुत ही खुश नसीब है कि उनके सामने खेलने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड जैसे एकदम जोशीले स्टेट के अंदर बहुत ही मजा आएगा यहाँ पे खेलने में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सभी स्पर्धाएं उत्तराखंड में होंगी। ये आयोजन उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन राज्य की खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा और भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों की मेजबानी का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो देवभूमि उत्तराखंड अब अगले कुछ दिन खेलों की रणभूमि के तौर पर सामने होगी, जहां पर हर खिलाड़ी की नजर न सिर्फ गोल्ड मेडल पर होगी, बल्कि अपने राज्य को अंक तालिका में ऊपर रखने की भी रहेगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में सुरमा हॉकी क्लब ने कल वेदांत कलिंगा लॉन्सर्स को 5-3 से हरा दिया। राउरकेला में कल खेले गए एक अन्य मैच में सांची राड बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। इसके साथ ही बंगाल टाइगर्स की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जबकि सुरमा हॉकी क्लब तीसरे स्थान पर है। लीग में आज कोनासिका का सामना हैदराबाद तूफान से होगा। ये मैच रात 8:15 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। पूर्वी भारत को बताया देश के विकास का ग्रोथ इंजन। उद्यमियों से पूंजी निवेश का आग्रह। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी का बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण पर बल। कर्मियों की उत्कृष्टता और नवाचार को सराहा।
चास नाला कोलियरी का आज लेंगे जायजा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाने का लगाया आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ पर दिए बयान की आलोचना। और सरायकेला के गम्हरिया में टायर रोल्स मिल के आवासीय परिसर में पहले से ही जर्जर घोषित 2 फ्लैट हुए जमींदोज। मची अफरा तफरी, कोई नुकसान नहीं।